नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय से हमारा तात्पर्य है मकान संपत्ति से किराए की आय। हमने बात की थी कि अगर किसी मकान को किराए पर उठा दिया जाए, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना। अगर किसी मकान संपत्ति को किराए पर उठा दिया जाए तो उसके वार्षिक मूल्य की गणना आयकर के अंतर्गत किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले तो हम अपेक्षित किराया ज्ञात करते हैं और दूसरा फिर हम प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करते हैं। और इन दोनों में से जो राशि अधिक हो वही वार्षिक मूल्य कहलाती है। अपेक्षित किराया से हमारा तात्पर्य है कि सबसे पहले हम नगरपालिका मूल्य देखते हैं और नगरपालिका मूल्य को हम उचित किराए से, फेयर रेंट से उसकी तुलना करते हैं। किसी भी मकान के संबंध में उसका नगरपालिका मूल्य देखा जाएगा। नगरपालिका मकान का मूल्यांकन करती है नगरपालिका करों को वसूल करने के लिए। इसलिए नगरपालिका द्वारा जो मकान का मूल्यांकन किया गया है, वार्षिक मूल्य जो निर्धारित किया गया है, वो हम ज्ञात करते हैं और फिर हम उचित किराया ज्ञात करते हैं। उचित किराया का मतलब है कि आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही मकान का कितना किराया जो है वसूल किया जाता है। तो म्युनिसिपल किराया और उचित किराया में से जो राशि अधिक होती है वो राशि हम एक बार साइड में रख लेते हैं और उस राशि की तुलना हम करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, मानक किराए से। मानक किराए से हमारा तात्पर्य किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया किराया। इससे अधिक किराया जो है किराएदार द्वारा जो है भुगतान नहीं किया जाना चाहिए या फिर मकान मालिक द्वारा इससे ज़्यादा किराया वसूल नहीं किया जाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड किराया जो है निर्धारित किया हुआ होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो राशि अधिक होती है उस राशि की तुलना की जाती है स्टैंडर्ड रेंट से और फिर उन दोनों राशियों में से जो राशि कम होती है वो राशि हमारा अपेक्षित किराया कहलाती है, एक्सपेक्टेड रेंट कहलाती है। अपेक्षित किराए को हमको अगर करदाता के पास उस मकान का स्वामित्व, जिस मकान के संबंध में अपेक्षित किराए की गणना की गई है, उस मकान का स्वामित्व अगर 12 माह से कम अवधि के लिए रहा हो, स्वामित्व 12 माह से कम अवधि के लिए रहने के कुछ कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए कि गत वर्ष में मकान का निर्माण हुआ हो। अगर मकान का निर्माण गत वर्ष में ही हुआ हो तो हो सकता है कि उस मकान का निर्माण वर्ष के बीच में कभी हुआ हो और मकान के निर्माण होने के बाद ही जो है करदाता मकान का स्वामी बना था, या फिर उस मकान को उसने गत वर्ष में खरीदा हो या गत वर्ष में उस मकान को बेच दिया हो। तो ऐसी स्थितियों में जो है करदाता उस मकान का स्वामी पूरे 12 माह के लिए नहीं रहा था। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि गत वर्ष में जो करदाता का मकान पर स्वामित्व 12 माह से कम अवधि के लिए अगर हो तो अपेक्षित किराए को भी हम 12 माह से कम अवधि के लिए ज्ञात करेंगे। अपेक्षित किराए को हम आनुपातिक रूप से कम कर देंगे, क्योंकि अगर पूरे 12 माह के लिए मकान का स्वामी ही नहीं रहा करदाता तो फिर 12 माह के लिए अपेक्षित किराए की गणना करना उचित नहीं है। किराए की अपेक्षा केवल उतनी ही अवधि के लिए की जा सकती है जितनी अवधि के लिए वो मकान का स्वामी था। करदाता जितनी अवधि के लिए मकान का स्वामी था उतने ही अवधि के लिए हम जो है किराए की अपेक्षा कर सकते हैं। तो अपेक्षित किराए की गणना कर ली। अपेक्षित किराए की गणना करने के बाद जो एक्चुअल में जो रेंट प्राप्त हुआ है या प्राप्य हुआ है, जो देय हो चुका है या फिर जो प्राप्त हो चुका है, उसकी गणना की जाती है। इस गणना में से कुछ समायोजन किए जाते हैं। अब ये जो प्राप्य अथवा प्राप्य किराए की जो राशि है वो भी हमने 12 माह के लिए ज्ञात करी है और उस राशि में से अगर मकान का स्वामित्व 12 माह से कम अवधि के लिए रहा हो तो इस राशि को भी हम जितने अवधि के लिए मकान का स्वामित्व रहा था गत वर्ष में करदाता के पास, उतने अवधि के लिए हम प्राप्य या प्राप्त किराए की गणना करेंगे। अगर गत वर्ष में मकान में करदाता स्वयं निवास कर रहा था और शेष अवधि के कुछ माह के लिए करदाता ने स्वयं निवास किया और फिर शेष अवधि के लिए मकान को किराए पर उठाया था, तो प्राप्य या प्राप्त किराए की गणना भी हम जितनी अवधि के लिए मकान को किराए पर उठाया था उतनी अवधि के लिए ही करेंगे, न कि पूरे 12 माह के लिए। अगर पिछले वर्ष में, गत वर्ष में
अगर कोई नए वसूली योग्य किराए हो या किराए की राशि कोई डूबत किराए की राशि हो तो उस राशि को हम प्राप्त या प्राप्य किराए की राशि में से घटा देते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे लिखा है पहले मकान, 2 मकान है करदाता के पास, तो लिखा है पहले मकान का 4 माह का किराया बाकी है जिसके नियमानुसार वसूल होने की संभावना नहीं है। मतलब 4 महीने का किराया बाकी है पहले मकान के संबंध में और उस किराए की वसूल न होने की संभावना है। तो अगर ऐसा कोई नया वसूली होने योग्य किराया हो तो उस किराए को भी हम प्राप्य या प्राप्त किराए में से घटा देते हैं। हम व्ययों के संबंध में कुछ समायोजन करते हैं। अगर किराएदार ने भू राजस्व अथवा भूमि एवं भवन कर का भुगतान किया है गत वर्ष में, तो ऐसे करों की राशि प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में जोड़ दी जाती है। दूसरा, अगर किराएदार ने जो मकान की किस्तों का भुगतान किया है, मकान की किस्तें भुगतान करने का दायित्व तो है मकान मालिक पर, लेकिन मकान मालिक की जगह अगर किराएदार ने मकान की किस्तों का भुगतान किया है तो ऐसे किस्तों की राशि भी प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में जोड़ दी जाती है। अगर मकान मालिक ने किराएदार के पानी, बिजली, टेलीफोन व्ययों का भुगतान किया है तो ऐसी राशि किराए की राशि में से घटा दी जाती है, क्योंकि ऐसे बिलों का भुगतान करने का दायित्व तो किराएदार का था, लेकिन ऐसे दायित्वों का भुगतान किया है मकान मालिक ने। तो करदाता ने अगर ऐसे व्ययों का भुगतान किया है तो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में से वो राशि घटा दी जाएगी। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनके संबंध में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाता, कोई भी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर किराएदार ने नगरपालिका करों का भुगतान किया है तो किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाता। अगर किराएदार ने मकान के मरम्मत के व्यय वहन किए हैं तो भी किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाता प्राप्त किराए में। अगर किराएदार ने मकान के संबंध में किसी बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान किया है, मान लीजिए किराएदार ने अग्नि बीमा या भूकंप बीमा के संबंध में किसी प्रीमियम की राशि का भुगतान किया है, तो ऐसे व्ययों की राशि का भी कोई भी समायोजन नहीं किया जाता प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में। बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है मकान के संबंध में तो ऐसी राशि का समायोजन भी प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में किसी प्रकार का कोई भी समायोजन नहीं किया जाता। जो राशि किराएदार ने मकान मालिक को यानी करदाता को एडवांस के रूप में, अग्रिम के रूप में जमा करवा रखी है और उस राशि पर अगर कोई ब्याज बनता है, हालांकि मकान मालिक द्वारा, करदाता द्वारा एडवांस प्राप्त की गई राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता किराएदार को, लेकिन जो कल्पित ब्याज की राशि है, जो ब्याज बन सकता है, जो प्राप्त हो सकता था, उस राशि का भी किसी प्रकार का कोई भी समायोजन प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में नहीं किया जाता। ये सब समायोजन करने के बाद में जो राशि ज्ञात होती है वह राशि रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड कहलाती है। तो फिर अपेक्षित किराए की राशि और जो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद और कुछ जो है नए वसूल होने योग्य किराए की राशि घटाने के बाद जो प्राप्त अथवा प्राप्त किराए की राशि ज्ञात की है, उन दोनों राशियों का, अपेक्षित राशि और प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि का जो है तुलना की जाएगी और इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वही राशि हमारी जो है मकान का वार्षिक मूल्य कहलाती है। इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। computation of annual value। 2 हाउस हैं, फर्स्ट और सेकंड। अपेक्षित किराए की गणना करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है, पहले मकान की 60,000 है, दूसरे मकान की है 72,000। फिर हम लेंगे फेयर रेंट ए बी, दूसरा लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट है पहले मकान का 66,000 और दूसरे मकान का है 96,000। अब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट यानी नगरपालिका मूल्य और उचित किराए की तुलना की जाएगी और इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो हम राशि ले लेंगे, विच एवर इज हायर, ए और बी। इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो राशि हम ले लेते हैं। तो उचित किराए की राशि यहाँ पर पहले मकान के लिए अधिक है और दूसरे में भी उचित किराए की राशि ही अधिक है। 60 और 66 में से 66,000 अधिक है और 72 और 96 में से 96,000 की राशि हमने यहाँ पर ले ली। डी, फिर हम इस राशि की तुलना स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट है 63,000
और दूसरे मकान का है 98,000। इन दोनों में से जो कम होता है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है। एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर, सी और डी, इन दोनों में से जो भी कम है वो हमारा अपेक्षित किराया कहलाएगा। तो यहाँ पे है 63,000 और यहाँ पे राशि है 96,000। इन दोनों में से जो राशि कम है वही राशि हमारे लिए एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी। अब अगर गत वर्ष में करदाता का मकान पर स्वामित्व 12 माह से कम अवधि के लिए रहा हो तो हम अपेक्षित किराए की राशि में भी जो है समायोजन करते हैं, उसको आनुपातिक रूप से कम कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे रेंट ड्यू और रिसीवेबल। जो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है वह दिया हुआ है दोनों हाउसेस के लिए 66,000 और 96,000, 66,000 और 96,000। अब जो एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है इन दोनों की राशियों की तुलना की जाएगी, लेकिन तुलना करने से पहले हम जो ये एक्चुअल रेंट है यानी कि रेंट ड्यू और रिसीव्ड है, रेंट ड्यू और रिसीव्ड जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले मकान का 4 माह का किराया बाकी है जिसके नियमानुसार वसूल होने की संभावना नहीं है। तो जो नया वसूल होने योग्य किराया है उसको हम घटा देते हैं, लेस अनरियलाइज्ड रेंट घटा देंगे। 4 माह का किराया बाकी है और उसके वसूल होने की संभावना नहीं है, तो 66,000 रुपये अगर 1 माह का किराया 12 माह का किराया है, 66,000 रुपये अगर 12 माह का किराया है तो 1 माह का किराया हुआ 5500 और 4 माह का होगा 5500 इंटू 4 22,000 रुपये। तो ये 22,000 रुपये जो है घटा दिए जाएंगे पहले मकान में से, कि पहले मकान के रेंट ड्यू और रिसीवेबल में से। आगे लिखा है दूसरे मकान के लिए मकान मालिक ने बिजली व पानी के बिलों का 8,000 रुपये का भुगतान किया। हमने बात की थी अगर किराएदार के बिलों का भुगतान मकान मालिक द्वारा किया जाता है तो किराए की राशि में से ऐसी राशि घटा दी जाती है। तो 8,000 रुपये का भुगतान जो है मकान मालिक ने किया है किराएदार की जगह पर, तो ऐसी राशि किराए की राशि में से घटा दी जाती है। लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। आगे लिखा है जबकि किराएदार द्वारा, यह है किराएदार, जबकि किराएदार 500 रुपये प्रति माह मकान की किस्त चुकाता है। अब जो मकान की किस्त है वह किराएदार द्वारा चुकाई जा रही है, जबकि दायित्व बनता है मकान मालिक का। तो 500 रुपये प्रति माह मकान की किस्त चुकाई जा रही है किराएदार द्वारा, यानी 12 महीने की 6,000 रुपये की किस्त चुकाई जा रही है किराएदार द्वारा। तो इसको किराए में जो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में इस राशि को जोड़ दिया जाएगा। एड इंस्टॉलमेंट पेड एट द रेट 5,000 पर मंथ, इसको दूसरे मकान किराए जो है प्राप्य अथवा प्राप्य किराए में जोड़ दिया जाएगा 6,000। अब एडजस्टमेंट्स करने के बाद में हम देखते हैं 66,000 में से 22,000 गए 44,000 और यहाँ पर 96,000 माइनस 8,000 प्लस 6,000, ये आता है 94,000। ये है ई, रेंट ड्यू और रेंट रिसीवेबल। ये एक्सपेक्टेड रेंट है ई और रेंट ड्यू और रेंट रिसीवेबल है एफ। अब एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट ड्यू और रिसीव्ड,
इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक होती है, इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक होती है वही हमारा जो है एनुअल वैल्यू कहलाती है। एनुअल वैल्यू विच एवर इज मोर, ई या एफ, ई या एफ। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट ड्यू और रिसीव्ड, इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वही हमारा वार्षिक मूल्य कहलाती है मकान का। तो पहले मकान के संबंध में 63,000 ज़्यादा है और दूसरे मकान के संबंध में भी जो है एक्सपेक्टेड रेंट की राशि ज़्यादा है 96,000। इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।